हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। अब गतांग से आगे महर्षि गौतम भी अब अपना आश्रम बनाकर स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगे। महर्षि गौतम ने कुशध्वज पर यह कृपा की है। यह जानकर स्वयं महाराज कुशध्वज को अपार प्रसन्नता हुई। राज्य में उठने वाले किसी भी जटिल प्रश्न का हल खोजने महाराज अक्सर गौतम मुनि की शरण में चले जाते। यूं तो गंगा स्वयं इस राज्य का स्पर्श करके बहती थी, किंतु यहाँ तो संतों की ज्ञान गंगा पूरे राज्य में अपने कलकल निनाद से जन मन को पवित्र कर रही थी। पाप का तो यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का भाव नहीं था। प्रजा हर प्रकार से सुखी और अपने राजा के प्रति आश्वस्त हो गई। महाराज कुशध्वज के परिवार में उनकी स्नेहमयी सुलक्षणा पत्नी और दो सुंदर और चपल कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति थीं। वे दोनों ही कन्याएं राजमहल की शोभा थीं। राज कार्य से निर्वृत्त होकर महाराज जब अपने भवन में लौटते तो बालिकाओं की मृदु मुस्कान उनकी सारी थकावट दूर कर देती थी। उनके लंबे प्रबल भुज दंडों में जो बल था, इन कन्याओं के सामने वह तरल होकर बहने लगता था। यह नित्य का ही क्रम था कि प्रातःकाल दैनिक कर्म से निर्वृत्त होकर महाराज कुशध्वज पूजा की वेदी पर आकर विराज जाते थे। उनका परिवार, पत्नी और दोनों बच्चियां भी उनके साथ पूजा अर्चना में सहभागिनी होती थीं। राज्य के कर्मचारीगण, उनके परिवार के सदस्य, राजभवन की परिचारिकाएं सब महाराज के दैनिक यज्ञ में सम्मिलित होते थे। समिधा और अन्य सामग्रियों की यज्ञ कुंड में आहुति देते समय कुंड से निकली प्रज्वलित अग्नि की लपटें सबके हृदय अंधकार को मिटा देती थीं। यज्ञ के बाद समान भाव से सभी को यज्ञ प्रसाद प्राप्त होता था। राजा प्रजा का पालक होता है और एक दृष्टि से वह प्रजा के लिए पिता के समान होता है। अतः सब यज्ञ में शामिल नर नारी महाराज और कुलगुरु के चरण स्पर्श करके स्वयं को धन्य मानते थे। महाराज कुशध्वज ने अपनी इन कन्याओं के विद्या अध्ययन के लिए कुलगुरु को ही इसका दायित्व सौंपा था, जो उन्हें ज्ञान देते थे। धीरे धीरे ये कन्याएं बड़ी होने लगीं। इनकी बाल दशा सभी प्राणियों को मुक्त करने वाली थी। नित्य का हास परिहास, बाल चरणों से इधर उधर घूमना, मंडराना इनका नित्य क्रम था। वे विश्वमोहिनी कन्याएं अपने मधुर कंठ से जब कुछ गाती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति नृत्य कर रही हो। उनके पैरों से पैजनियों की झनकार और बाल सुलभ कीड़ाएं देखकर यह लगता था मानो महाराज के यहाँ उनके उपवन में वे छोटी छोटी कलियां खिल उठी हों। दोनों साथ खेलती, साथ जाती, साथ ही पूजा के फूल लाती। इनको देखकर कोई भी यह कह सकता था मानो ये दोनों कन्याएं जुड़वां हैं। हवा से झोंके में जब कभी इनके खुले केस लहरा उठते थे तो लगता था आकाश में बादल छा गए हैं। अपनी ही मौज में मग्न ये बालिकाएं एक दूसरे का आलिंगन कर स्नेह से इठलाती। जब तब घूम फिरकर माँ बाप के पास आती तो माता को भी प्रसन्नता प्रदान करती। माँ की ये दोनों लाडलियाँ जब प्रातःकालीन यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डालती तो साक्षात वेद की ऋचाएँ लगती। मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने रूप में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थीं। सुडोल नाक में चमकता मोती, अधरों की लालिमा मानो मान सरोवर के किनारे ये दो राजहंसनियां विहार कर रही हों। कभी कभी महाराज कुशध्वज ने देखकर सोचने लग जाते, आज ये बालिकाएं पितृगृह में इस प्रकार मग्न विचरण कर रही हैं। पुत्री बड़ा कोमल धन होता है, कल इन्हें विदा भी करना होगा। पुत्रियों के विवाह को लेकर महाराज ही नहीं, महारानी सुलक्षणा भी चिंतित हो जाती थीं। सुलक्षणा की ये लाडलियां पल भर को भी उनकी आंखों से ओझल नहीं होती थीं।
वन, बाग, तड़ांग में, वाटिका में, जहाँ भी ये जाती, सुरक्षा सैनिक इनके साथ होते। कई बार तो माता की इस व्यग्रता को लेकर मांडवी कह उठती, यह क्या माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी सखियाँ हमारे साथ होती हैं, ये सैनिक हमारी स्वतंत्रता में बाधक बन जाते हैं। हम जब खेलती हैं या परस्पर कुछ बातें कहती हैं तो हमें लगता है कोई हमारी ओर गौर से देख रहा है या हमारी बात सुन रहा है। माँ बड़ी होती इन बच्चियों की बात सुनती और स्नेह से उन्हें निहारते हुए कहती, मेरी बच्चियों, तुमने यह बात अपने बालपन में कही है, मेरे पक्ष से सोचकर नहीं कही। मैं माँ हूँ, तुम्हारा हित चाहती हूँ और तुम राजपुत्री हो बेटी, तुम्हें मर्यादा की शिक्षा देना माँ के धर्म के साथ साथ राजधर्म भी है। यह तो हम जानती हैं माँ, तो फिर तुम्हें कष्ट क्या है? कुछ नहीं माँ, मृग शावकों की मंडली के पीछे भागते हुए सैनिक हमें रोक देते हैं। यह तो कोई गलत बात नहीं है बेटी, दौड़ने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मृग तो बहुत तेज दौड़ता है और भूल भुलैया बना देता है, उसे तो कोई धनुर्धारी ही कब्जे में कर सकता है। यही तो माँ, आज अब मैं मृग के पीछे दौड़ी तो हमारे साथ चल रहे सैनिक ने अपना एक बाण उस मृग को लक्ष्य करके जला दिया। वे बेचारा वहीं घायल होकर दम तोड़ गया। अब बताओ, हमारा खेल बिगड़ गया ना? हमने तो उसके साथ खेलने के लिए दौड़ लगाई थी, उसे मारने के लिए नहीं। यह तो वास्तव में बुरा हुआ। फिर उत्कंठा से माँ ने कहा, अच्छा मांडवी, फिर क्या हुआ? मत पूछो माँ, आगे कुछ मत पूछो। हमने देखा उसकी आंखें किस प्रकार छटपटा रही थीं, अश्रु निकल रहे थे, मानो वह कह रहा हो, सखी, खेल खेल में यह घात कर डाला। हमने उसकी आंखों में प्राण याचना का भाव देखा था माँ। ये सैनिक इतने निर्मम क्यों होते हैं? माँ सुलक्षणा कुछ देर के लिए मौन हो गई। अपनी इन किशोर बालिकाओं को उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा, पहली बार आज उनकी इन दोनों पुत्रियों की आंखों में आंसू झलक आए थे। वे कुछ कहती कि तभी पग ध्वनि से उन्होंने जाना महाराज आ रहे हैं। महाराज कुशध्वज ने आते ही देखा वातावरण आज कुछ गंभीर था। राजकार्य से मुक्त होकर जब भी वे अपने भवन में लौटे, उन्हें इतनी गंभीरता कभी नहीं मिली। यह शायद ऐसा पहली बार हुआ। कहो रानी, क्या कोई गंभीर समस्या आ गई है? मैं आपकी पुत्रियों के प्रश्न में उलझ गई हूँ महाराज, इसलिए आपका आना न जान सकी। आज आपको यह जान लेना चाहिए कि आपकी पुत्रियाँ अब बड़ी हो गई हैं। अब उनके मन में भावनाएं भी उठती हैं और मस्तिष्क में विचार भी कौंधते हैं। ऐसा है तो ठीक है, लेकिन तुम आज यकायक कैसे उलझ गई हो? मैं इनके प्रश्न में उलझ गई हूँ। कैसा प्रश्न रानी? राजा के लिए नहीं, यह प्रश्न पिता के लिए है महाराज। आप बताएंगी प्रश्न क्या है? आज आपकी पुत्रियाँ अपनी सखियों के साथ उपवन में विचरण करते हुए वन की ओर निकल गई थीं। वहाँ सरोवर के किनारे उन्होंने एक हिरण और हिरनी को जोड़ा देखा। यह तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन जो असुंदर घटा उसे तो सुन लीजिए। क्या हुआ रानी, शीघ्र बताओ। आपकी पुत्रियां अपनी सखियों के साथ उस हिरण युगल से कीड़ा करते हुए उनके पीछे दौड़ने लगी। हिरण तो हिरण होता है, दौड़ में उसका सामना कौन कर सकता है शिकारी के अतिरिक्त? तो इसमें कष्ट क्या हुआ, असुंदर क्या हुआ? धैर्य से सुनिए। बालिकाएं उस हिरण युगल को पकड़ने में सफल नहीं हो रही हैं, यह जानकर आपके विश्वास पात्र सैनिक ने उसे लक्ष्य करके बाण चला दिया। ओफो, यह तो अनर्थ हो गया। खैर आप कहिए, अब आगे और क्या कहना? उस घायल मृग की कातर आंखों को देखकर इन्हें लगा मानो वह कह रहा है कि इन्होंने उनके साथ बड़ा छल किया। खेल खेल में इस प्रकार प्राण तो नहीं लिए जाते हैं। सखी, महाराज ने सुना तो सकते में आ गए। उन्होंने आज जाना उनकी पुत्रियां ठीक
उन्हीं की तरह हिंसा से घृणा करती हैं। वे स्वयं भी तो राजकुमार होकर भी कभी आखेट के लिए नहीं गए। कुछ संयत होकर महाराज ने मांडवी को अपने पास बुलाया और प्यार से पुचकार कर कहा, हमें बड़ा दुख है बेटी, हमारे सैनिक के कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन सैनिक का भी क्या दोष, उसने यही समझा कि यह मृग राजकुमारी को थका देगा, शायद इसलिए उसने बाण चला दिया। फिर कुछ सोचकर महाराज ने कहा, हाँ वह मृगी कहाँ गई? सिसकते हुए मांडवी ने कहा, यह ना पूछिए पिताजी, वह कुछ ही दूरी पर पेड़ की ओट में डरी सहमी अपने साथी को इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर किस प्रकार व्याकुल एवं आर्त हो रही थी, यह बताया नहीं जा सकता। अब तो रानी सुलक्षणा की आंखों में भी आंसू आ गए। माता ने पुचकारते हुए कहा, मत रो बेटी, ये वियोग तो नारी को सहना ही पड़ता है। वह तो पशु है, खो जाएगी जंगल में, कुछ दिन बाद भूल भी जाएगी, किंतु मनुष्य में यदि यह घटना घटे तो स्त्री बेचारी कहाँ जाए? वह तो एक की होकर रहती है, वही ना रहे या किसी कारण स्त्री को पति का वियोग सहना पड़े तो बड़े कठिन होते हैं ये क्षण। माँ, तुमने देखी नहीं मृगी की वह विरह व्याकुल दशा? नहीं तो यूं नहीं कहती, तुम उसे पशु जान रही हो, किंतु जान तो उसमें भी होती है ना। जानती हूँ बेटी, जानती हूँ, और वेदना भी पहचानती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमसे क्या गुप्त रखूं? तुम्हारे पिता अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रण से बंधे कितने व्यस्त हैं राजकार्य में। कभी देखा है तुमने कितना कम समय मिल पाता है हमें एक दूसरे से बात करने के लिए? लेकिन माँ, रोज प्रातः सायकाल को यज्ञ में साथ रहना। नहीं बेटी, यह सब कितना औपचारिक है यह तो क्या जाने। पति सामने रहे फिर भी लगे अनुपस्थित है, वेदना तो वह होती है। प्रभु ना करें तुम्हें ऐसा अनुभव हो, प्रभु करें तुम्हें अपने पति का भरपूर स्नेह दुलार मिले। किंतु कल्पना करो पुत्री, उन स्थितियों की पति अपने सामाजिक राज्य दायित्व के प्रश्नों से घिरे आपके सामने हो तो वह मिलन कितना औपचारिक होगा। मैं तो भूल ही गई कि अनौपचारिक व्यवहार भी होता है पति पत्नी के बीच, इसलिए तेरी व्यथा समझती हूँ पुत्री। महाराज कुशदस माता को पुत्री के साथ वार्तालाप करते जान अपने निजी मंत्रणा कक्ष में चले गए थे। यह देखकर सुलक्षणा ने कहा, देखो पुत्री, तुम्हारे पिता अब भी राष्ट्र राज्य के प्रश्नों को हल करने में व्यस्त हो गए। यह तो उनका दैनिक क्रिया व्यवहार है माँ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, इस दैनिक क्रिया व्यवहार में क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? मांडवी कुछ देर के लिए विचारमग्न हो गई। ऐसे ही कुछ देर और बीती। रात्रि ने अपना आंचल पसारना शुरू कर दिया। आकाश में स्वच्छ चांदनी छा रही थी। धरती पर पक्षियों की यह चहचहाहट कम हो गई थी। सब अपने अपने नींद में सोने चल दिए थे। ऐसा क्यों होता है माँ? मांडवी का प्रश्न अभी भी अनुत्तरीय ही था। इससे आगे का प्रसंग अब हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।